हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम देख चुके हैं जेएस मिल के बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन संबंधी मिल के विचार और स्वतंत्रता से संबंधित मिल के विचार। आज हम देखने जा रहे हैं उसके प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेकर उसका क्या कंसेप्शन था। जेएस मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार, ये अपनी मिल की लिखी हुई बुक थी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें मुख्य रूप से प्रतिनिधि शासन संबंधी, लोकतंत्र संबंधी विचार मिलते हैं। मिल एक लोकतंत्रवादी विचारक था, उसके रूप में वो जाना जाता है। हालांकि ये भी बात सही है कि वो लोकतंत्र को कभी कभी संदेह की दृष्टि से भी देखता है और वो उसे हर देश के लिए, हर जगह के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं मानता, पर जिस भी जगह में लोकतंत्र चल सकता है वो सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में फिर लोकतंत्र को मान्यता देता है कि जहाँ भी लोकतंत्र उपयुक्त हो सकता है वहाँ वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। मिल लोकतंत्रवादी विचारक था, लोकतंत्र को पसंद करता था। हालांकि हम देखेंगे कि बहुत सारे सुधार वो लोकतंत्र में चाहता था, पर फिर भी वो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता था। यहाँ हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है किंतु कतिपय सुधार भी आवश्यक है। सुधार क्या चाहता था वो हम देखेंगे। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है ऐसा मिल कहते थे, और मिल मानव व्यक्तित्व को मान्यता देकर, उसको इम्पोर्टेंट मानकर लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि गुणी और सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा राज्य हो सकता है। वो व्यक्तियों के चारित्रिक और बौद्धिक विकास पर बल देते थे और उनका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है और उसका कल्याण संभव है। मतलब लोकतंत्र इसलिए ज़रूरी है मिल के शब्दों में, क्योंकि व्यक्ति गुणी और सबल होंगे तो राज्य अच्छा बनेगा, और लोकतंत्र में ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है। व्यक्तियों का बौद्धिक और नैतिक विकास होने की संभावना लोकतंत्र में ज़्यादा है, इसलिए लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है। मिल कहते थे कि सर्वोत्तम शासन वही है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो, और ऐसा शासन ना तो राजतंत्र हो सकता है, ना कुलीन तंत्र, वह लोकतंत्र ही हो सकता है। मिल कहते हैं कि आदर्श की दृष्टि से वही सर्वोत्तम है शासन जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज में केंद्रित हो, सारे लोगों में केंद्रित हो। पर फिर भी हम देखेंगे बाद में कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानते हुए भी उसको और सही करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए मिल ने अपने बहुत सारे सजेशंस दिए। और इसके अलावा प्रतिनिधि शासन से संबंधित कुछ विचार जो हम मिल के जानने जा रहे हैं, इसमें वो प्रतिनिधि शासन की आवश्यकता जताता है। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रतिनिधि शासन की आवश्यकता, कि प्रतिनिधि शासन होना चाहिए, ऐसा मिल का मानना था। क्योंकि मिल सोचता था कि लोकतंत्र में कई कमियां उभरने लगती हैं और जिस तरह से मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हर चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, तो लोकतंत्र को भी अच्छा बनाया जाए। तो ये उस समय में, अब तो हम मान के चलते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन तो होगा ही होगा, पर ये उस समय की बात है। और मिल कहते थे कि क्योंकि अब वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कायम रह सकती है। इसलिए उसने अपनी कृति को भी प्रतिनिधि शासन का नाम दिया था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। और प्रतिनिधि शासन की भी मिल डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। वर्तमान समय में तो प्रतिनिधि शासन ही मोस्टली होता है, क्योंकि राज्य बड़े बड़े बन चुके हैं। मिल प्रतिनिधि शासन में जो चीज़ चाहता था वो था संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग, और संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथ में नियंत्रण शक्ति, और प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव। ये चाहता था मिल कि ऐसा होना चाहिए,
कि सबके हाथ में शक्ति हो और प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव हो। मिल ने प्रतिनिधि सभा के संगठन और कार्य से संबंधित भी अपने विचार व्यक्त किए। और मिल प्रतिनिधि सभा जिसमें जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा, या अगर उसको ब्रॉड उसमें कहें तो जैसे हमारे यहाँ पर संसद जो लॉ मेकिंग बॉडी है, प्रतिनिधि सभा को जिसमें प्रतिनिधि होते हैं उसको मिल द्विसदनात्मक बनाना चाहता था, द्विसदनीय बनाना चाहिए। यहाँ मतलब लोकसभा नहीं, यहाँ संसद से मतलब है। मिल प्रतिनिधि सभा को द्विसदनात्मक बनाना चाहता था और उसके मत में 2 सदन हो, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, और पर दोनों में प्रतिनिधित्व अलग अलग आधारों पर हो। एक सदन में साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व हो तो दूसरे सदन में ऐसे व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हों और वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति हों, ये वो मान के चलता था। और सबकी राय का प्रतिनिधित्व हो सके इस तरह से गठन होना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व संभव हो पाए ऐसा होना चाहिए। और वो कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा के क्या कार्य होने चाहिए, तो वो कहते हैं प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन का नियंत्रण और निरीक्षण मात्र है और सक्रिय रूप से कानून निर्माण या शासकीय कार्य इस परिषद को नहीं करना चाहिए। ऐसा मिल मानते हैं कि प्रतिनिधि सभा को एक्टिव होकर के कानून निर्माण नहीं करना चाहिए, मतलब बेसिकली कानून निर्माण तो वो करेगी पर कानून को प्रेजेंट करना या उसको ड्राफ्ट करना, ये मिल को लगता था कि ये किसी और बॉडी को करना चाहिए जो ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो वो सक्रिय रूप से कानून निर्माण या शासकीय कार्य इस परिषद को नहीं सौंपते, ये शासन का नियंत्रण करने का काम करेगी और निरीक्षण करने का काम करेगी। अब प्रतिनिधि शासन का क्योंकि निर्माण निर्वाचनों के द्वारा ही होता है, इसलिए मिल ने निर्वाचन पद्धति के सुधार पर भी ध्यान दिया और कुछ सजेशन उन्होंने चुनावों को लेकर भी दिए, निर्वाचन को लेकर के दिए। जैसे उन्होंने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से मतलब है कि हर वर्ग को उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाए, कोई भी वर्ग अपने प्रतिनिधित्व से वंचित ना रह जाए। इसलिए अभी जो सामान्य प्रणाली है प्रतिनिधित्व की, उससे भिन्न वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहते थे, क्योंकि उनको डर था हमेशा, बहुमत के अत्याचार का डर मिल को हमेशा रहा। तो वो कहते हैं कि बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है, तो अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए बहुमत की निरंकुशता से बचने के लिए। तो निर्वाचन प्रणाली में यदि सुधार कर दिया जाए और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियां अपना करके निर्वाचन कराए जाएं, तो फिर अल्पमत को भी, अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व संभव होगा। जैसे ये किया जा सकता है कि जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उसके अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। जैसे सूची प्रणाली पढ़ा हो हम सब ने, इस तरह की कोई भी प्रणाली अपना करके अल्पमत को भी प्रतिनिधि सभा में प्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना होगा। और वो कहते थे कि मतदाता के लिए शैक्षणिक व संपत्ति संबंधी योग्यताएं होनी चाहिए। मिल बड़े लोकतंत्रवादी थे, पर फिर भी ऐसी बात कहते थे वो कि शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यता होनी चाहिए मतदाता की। तो उसके पीछे यही था कि मिल लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाना चाहते थे। वो इसकी इस कमजोरी से चिंतित थे कि विधायिका में अधिकांश जो सदस्य हैं वो अशिक्षित, अनपढ़ और अनभिज्ञ होते हैं, उनको समस्याएं ही नहीं पता होती। तो मिल कहते थे कि विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना और उस समुदाय में बुद्धि की कमी होना जो विधायिका का नियंत्रण करती है, वो किसी भी समाज के लिए खतरा है। वो ये कहते थे कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान और राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह से जागरूक हो। तो इसलिए वो निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान नहीं करना चाहता था। वो कहता था केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो जाता है। उसको लिखना पढ़ना और गणित का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए।
इवन इस तरह के एग्जाम्स की भी वो बात करता है जिसमें मतदाता बनने की योग्यता को चेक किया जा सके। कभी कभी वो भूगोल, इतिहास और राजनीति के ज्ञान भी अपेक्षित करता है, पर वो साधारण पढ़ने लिखने मतलब भाषा के ज्ञान और गणित के थोड़े बहुत ज्ञान को मतदाता में अपेक्षित करता है। और संपत्ति की योग्यता को भी आवश्यक मानता है, क्योंकि मिल कहते हैं कि जिसके पास में संपत्ति होती है वो उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करते हैं जिनके पास में संपत्ति का अभाव होता है, जिनके पास संपत्ति नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली होता है, जिसके पास संपत्ति होती है वो उसके में जिम्मेदारी का भाव होता है, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना भी उसके पास जरूरी होता है, तो वो उसी तरह से डिसीजन लेता है सेंसिबल तरीके से। सार्वजनिक और खुले मतदान की उन्होंने बात की, जबकि बेंथम को हमने पढ़ा था वो गुप्त मतदान की बात करते थे, पर मिल खुले मतदान प्रणाली का समर्थक था। और वो कहता है कि मतदान क्यों खुला होना चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है और इसको सार्वजनिक कर्तव्य अन्य जो होते हैं उनकी तरह जनता की देखरेख में उसकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप में करना चाहिए। वो उनका मानना था कि गुप्त मतदान यदि होता है तो मतदाता आसानी से धोखा दे सकता है किसी को भी और अपने वचन का पालन न करके चुपचाप किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर उसके पक्ष में मतदान कर सकता है। तो मतदान खुला और सार्वजनिक होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार, प्रलोभन जैसे बुराइयों को दूर रखा जा सके। हालांकि ये सारी चीज़ें, खुला मतदान अब बिल्कुल नहीं अपनाया जाता है और गुप्त मतदान को ही अपनाया जाता है। और वो बहुल मतदान की बात करते हैं। बहुल मतदान मतलब एक ही व्यक्ति को कई वोट मिले देने के लिए। अभी हम जिस प्रणाली को जानते हैं उसमें एक व्यक्ति के पास एक वोट होता है, पर यहाँ वो एक व्यक्ति के पास कई वोट्स देने की पावर्स हों और वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग वोट देने की पावर हो। तो जो अशिक्षित अशिक्षित हैं या निर्धन हैं या कम योग्यता वाले व्यक्ति हैं उनको कम वोट देने की पावर दी जा सकती है, और जो ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा बुद्धिमान हैं उनको ज़्यादा वोट देने की पावर दी जा सकती है। इस तरह से भी बैलेंस स्थापित किया जा सकता है, बुद्धि का शासन स्थापित किया जा सकता है। और क्योंकि मिल को हम देख चुके हैं कि वो कम शिक्षित लोगों को वोट नहीं देना चाहता था। वो कहता था कि कम योग्यता वाले व्यक्तियों को एक समान मानने का मतलब है ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को देना वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानता था और उसको वो झूठा लोकतंत्र कहता था। और इसी दुर्बलता को दूर करने के लिए मिल बहुल मतदान की बात करता है। तो जो मूर्ख और अशिक्षित व्यक्ति होंगे उनकी तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को ज़्यादा संख्या में मतलब बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए, और जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो उसको भी बहुल मत का अधिकार होना चाहिए, ये वो बात कहता है। एक और बात कहता है मिल, विधि आयोग की बात करता है। और क्योंकि वो पहले कह चुका है कि प्रतिनिधि सभा को सक्रिय रूप से कानून निर्माण या शासकीय कार्य नहीं करने हैं, उसको बस शासन का निरीक्षण और नियंत्रण करना है, तो कानून निर्माण का कार्य चाहता है मिल कि विधि आयोग नाम की संस्था करे। वो कहता है कि प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि शासन करने की योग्यता उसमें नहीं है। उसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है। तो विधि निर्माण का काम एक विशिष्ट आयोग को करना चाहिए जिसके सदस्य लोक सेवा से संबंधित व्यक्ति हों, और वो जो विधि बनाए उसको पारित करने का काम प्रतिनिधि सभा करे। एक्चुअल में तो अभी भी यही होता है कि जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो कानून के ड्राफ्ट बनाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा मतलब हमारी संसद उसको ज़्यादातर मामलों में सिर्फ पास करती है, उस पर बहस करती है और पास करती है, उसकी ड्राफ्टिंग तो कोई और ही करता है। तो उसके लिए एक ऑफिशियल एक निकाय मिल बनाना चाहता है, विधि आयोग। तो ये जो मिल का सुझाव मिल ने दिया विधि आयोग बनाने का, और विधायिका उसको सिर्फ उसका पारित करेगी, तो ये उसने संख्या और योग्यता में सामंजस्य करने का प्रयत्न किया था।
प्रतिनिधियों की स्थिति के बारे में कि उनकी क्या रोल होगा, क्या इम्पोर्टेंस होगी, उनकी क्या पोजीशन है। मिल कहता है कि जनप्रतिनिधि केवल जनता के अभिकर्ता मात्र नहीं है, प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। और वो इस बात का विरोधी था कि वो संसद के जो सदस्य हैं वो प्रतिनिधि मतलब दलगत अनुशासन में बंधे, उनको फ्री होना चाहिए। और वो उनको वेतन देने से भी इनकार करता है कि उनको वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वेतन से काम करेंगे तो वो एक उसको व्यवसाय की तरह लेंगे राजनीति को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मिलके प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार थे कि वो लोकतंत्र को पसंद करता है, हालांकि वो हर जगह के लिए उसे उपयुक्त नहीं मानता, पर जहाँ के लिए भी वो उपयुक्त है तो वो बेस्ट शासन व्यवस्था है, पर फिर भी कुछ सुधारों की बात करता है। और प्रतिनिधि शासन को लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानता है। वर्तमान समय में प्रतिनिधि सभा के संगठन में कुछ चेंजेस चाहता है, उसे द्विसदनात्मक बनाना चाहता है और उसके कार्यों को भी थोड़ा सा केवल सरकार का नियंत्रण और निरीक्षण तक सीमित करना चाहता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए वो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना चाहता है और मताधिकार को शिक्षा और संपत्ति पर बेस्ड बनाना चाहता है। सार्वजनिक और खुले मतदान का समर्थन करता है गुप्त मतदान के बजाय, और बहुल मतदान की बात करता है। विधि आयोग का निर्माण चाहता है और प्रतिनिधियों की स्थिति को के बारे में विचार व्यक्त करता है कि वो जनता के अभिकर्ता मात्र न होकर के एक बेटर पोजीशन पर हैं। आगे हम देखते हैं मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की आलोचना। मिल के ये जो विचार थे उनसे लगता है कि लोकतंत्र को पसंद करते करते भी वो विरक्त हो रहा है और एक विरक्त संदेह की दृष्टि से देख रहा है, तो एक विरक्त लोकतांत्रिक के रूप में वो दिखाई देता है, क्योंकि वो बार बार लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट करने लगता है, संदेह की दृष्टि से देखता है और उसमें बहुत सारे सुधार वो चाहता है। वो ये भी कहता है कि संसद के सदस्यों को मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने उच्च विवेक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। और यदि मतदाता की मिल ने जिस तरह की योग्यताएं मतदाताओं की बनाई हैं उस तरह का अगर मान लिया जाए और उसको लागू किया जाए तो तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उनके यहाँ तो मतदाताओं की संख्या बहुत गौण हो जाएगी। उसने संपत्ति के आधार पर जो वो मतदान के अधिकार की बात की है उसको बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। शिक्षितों को मूर्खों की अपेक्षा वो मतदान का ज़्यादा अधिकारी बनाता है। तो ये लोकतंत्र की बहुत विपरीत बातें हैं, क्योंकि लोकतंत्र का तो आधार समानता होता है। कोई शिक्षित व्यक्ति और है या अशिक्षित है या धनी है या निर्धन है, ये बातें ना तो व्यक्तिवाद की और ना ही लोकतंत्र के अनुरूप हैं। तो उसके विचार वेपर भी इसी मामले में अपने विचार व्यक्त करते हैं, आलोचना करते हुए मिल की। वेपर कहते हैं कि मिल एक विरक्त या संतुष्ट लोकतांत्रिक विचारक था। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो लोकतंत्र का विरोधी या शत्रु था, पर फिर भी उसके जो विचार थे और उसके जो सुधार थे कुल मिलाकर के हम देखें तो बहुत नए और आकर्षक और लगते हैं, पर काफ़ी सारे जो उसके सुझाव थे वो नवीन परिस्थितियों में वर्तमान समय में उनको नहीं माना जा सकता। मिल के योगदान को भी हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। जेएस मिल को हम देख चुके हैं कि उसने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया था, इसलिए मिल को याद किया जाता है। उसका जो उपयोगितावादी विचार थे वो नए थे, काफ़ी चेंजेस किए उसने और उसमें नैतिकता का समावेश किया, आध्यात्मिकता का समावेश किया। ये एक नई बात थी, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उपयोगितावाद के क्षेत्र में मिल का माना जाता है। समाज सुधारक
की दृष्टि से भी मिल को याद किया जाता है, क्योंकि उसने महिला अधिकार, महिला मुक्ति के समर्थन में जोरदार आवाज उठाई थी और महिला समानता, महिलाओं की शिक्षा और उसके राजनीतिक अधिकारों को के लिए उसने आवाज उठाई, उसका समर्थन किया था। लोकतंत्र के समर्थक के रूप में, बल्कि लोकतंत्र के उपचारक के रूप में, मतलब उसके करेक्शन करने वाले व्यक्ति के रूप में, संशोधक के रूप में मिल सामने आते हैं। उसकी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए जो निश्चित रूप से बहुमूल्य हैं और इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। स्वतंत्रता के प्रबल प्रवक्ता की दृष्टि से मिल का नाम याद किया जाता है और यहाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्वतंत्रता के क्षेत्र में मिल का माना जाता है। उन्होंने बहुत लॉजिकली स्वतंत्रता की व्याख्या की और बहुत बोल्डली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में लिखा। ये एक मिल को बहुत ऊंचा स्थान दिलाता है। व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारक की दृष्टि से भी मिल को याद किया जाता है। उसने मनुष्य के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए का पुरजोर समर्थन किया। उसने ये कहा कि स्वतंत्रता का महत्व इसलिए नहीं है कि वो किसी भौतिक स्वार्थ को सिद्ध करती है। हम देख चुके हैं जब बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया तब हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि उसने ये कहा कि स्वतंत्रता का महत्व इसलिए नहीं है कि वो किसी भौतिक सुख को सिद्ध करती है, बल्कि उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वो मनुष्य की एक सहज और स्वाभाविक आस्था है। मनुष्य के लिए वो एक साध्य है और एक श्रेष्ठ समाज वही है जो स्वतंत्रता की अनुमति देता है, ऐसा मिल का मानना था। और वो कहता है कि स्वतंत्रता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि सामाजिक हित का भी साधन करती है, मतलब समाज को भी विकसित करती है, तो इसलिए स्वतंत्रता जरूरी है। तो कुल मिलाकर के एक स्वतंत्रता के पुरजोर प्रवक्ता के रूप में मिल को याद किया जाता है। स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में विशेष रूप से मिल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हम जेएस मिल को जान चुके हैं।